हाँ जी, इसमें हमने डिस्कस करना है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइन साइन फंक्शंस। इसमें अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, अगर एंगल के साथ कुछ प्लस माइनस हो रहा हो, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, या फंक्शन के साथ कुछ प्लस माइनस हो रहा हो या मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो फंक्शन का जो ग्राफ है उसकी बिहेवियर पे क्या चेंजेस आती हैं। सो जनरल फॉर्म जो अभी हम डिस्कस करेंगे इस साइन फंक्शन की, वो ये वाली होगी, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ बी एक्स बी इंटू एक्स माइनस सी और प्लस टी आउटसाइड आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली जो ये तीनों ये चार जो पैरामीटर्स इसमें आ रहे हैं, ए बी सी और डी, चारों पैरामीटर्स जो हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स में इस फंक्शन के ग्राफ को इफेक्ट कर रहे होंगे। सो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से ग्राफ को इफेक्ट करते हैं। सो हम तीन एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं फंक्शन के आउटसाइड, और फिर देखते हैं कि उन तीन नंबर्स का फंक्शन के साथ क्या बिहेवियर है। सो फर्स्ट फंक्शन हमने लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स, जो बेसिक फंक्शन है। फिर हमने दूसरा फंक्शन लिया y इज इक्वल टू टू साइन एक्स, और तीसरा फंक्शन हमने लिया है जिसमें हमने 4 मल्टीप्लाई किया। अब अगर हम इन तीनों फंक्शंस के ग्राफ्स को देखें तो तीन फंक्शंस के ग्राफ्स यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास सबसे पहले अगर इसकी बात करें y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये बेसिक ग्राफ इसका पड़ा हुआ है यहाँ पे, सबसे जो नीचे वाला ग्राफ है इसमें। उसके बाद दूसरा जो ग्राफ है हमारे पास, ये ब्लू कलर में, ये हमारे पास आ रहा है मिडल वाला जो ग्राफ है, इसी तरह से इधर चलता जा रहा है और ये इस साइड पे जा रहा है। फिर उसके बाद हम अगर नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं तो नेक्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू 4 साइन एक्स। तो 4 साइन एक्स का ग्राफ जो है वो ये वाला पड़ा है, ऐसे ग्राफ जा रहा है। इन तीनों ग्राफ्स को अगर हम कंपेयर करें तो तीनों ग्राफ्स में किस चीज़ की चेंजिंग आई है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ की चेंजिंग आई है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 4 हो गई है और मिनिमम वैल्यू इसकी -4 हो गई है। इसी तरह से जो 2 साइन एक्स वाला फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है और उसकी मिनिमम वैल्यू -2 है। तो यहाँ से ये चीज़ समझ लगती है कि डोमेन तो इन दोनों की सेम है, तीनों फंक्शंस की डोमेन तो सेम है, बट चेंजिंग कहाँ पे आई है? चेंजिंग आई है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ में। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जो तीनों फंक्शंस हैं उसमें चेंजिंग आई है एम्पलीट्यूड में। जो बेसिक फंक्शन था हमारा उसका एम्पलीट्यूड था 1, जो 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका एम्पलीट्यूड हो गया 2, और जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है फंक्शन को तो उसका एम्पलीट्यूड हो गया 4। सो यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है कि जो फंक्शन के आउटसाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होता है ये नंबर ए साइन एक्स, तो ये वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ये एम्पलीट्यूड को इफेक्ट करता है। सो बेसिकली यही एम्पलीट्यूड होता है। ये जो ए होता है दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन, एम्पलीट्यूड ऑफ द ग्राफ। ए साइन के बाहर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब जैसे बेसिक जो फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, जो हमने प्रीवियस लेसन में भी डिस्कस किया है, उसमें यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और हमने देखा है कि उस बेसिक फंक्शन का जो एम्पलीट्यूड है वो भी 1 है। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब यहाँ से ये चीज़ जनरल फार्मूला में हमने डिसाइड कर ली कि जो हमारे पास है y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, इसमें जो नंबर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा होगा ये एम्पलीट्यूड को इफेक्ट करेगा और ऑब्वियसली साथ साथ की रेंज को भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि आप देखें कि इसमें हमारे पास जो फंक्शन अभी हमने ग्राफ्स को यहाँ पे किया है, तो ग्राफ्स के साथ साथ उसकी जो रेंज है वो भी चेंज हुई है। जैसे हमारे पास ये 2 वाला जो फंक्शन था उसकी रेंज हो गई है -2 से 2 तक। जो हमारा ये वाला फंक्शन है इसकी रेंज हो गई है -2 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू 2। इसी तरह से जो ये 4 वाला फंक्शन है इसकी रेंज क्या होगी है -4 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो जैसे जैसे एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है तो रेंज भी उसी लेंथ से चेंज हो गई है। तो ये जो a की वैल्यू है ये बेसिकली उसके एम्पलीट्यूड को इफेक्ट करती है और रेंज को भी इफेक्ट करती है। सो एम्पलीट्यूड तो एग्जैक्टली a की वैल्यू होती है, रेंज थोड़ी सी समटाइम डिफरेंट हो सकती है। आगे हम उसकी कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सो फॉर एग्जांपल इसमें ये देखें, अगर y इज इक्वल टू 20x है, 20 साइन x है, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? 20 होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल -10 साइन x है, हमने इसमें हमेशा पॉजिटिव लेना है। सो इसमें जो एम्पलीट्यूड होगा, बिकॉज एम्पलीट्यूड एक लेंथ है, तो इसमें जो एम्पलीट्यूड होगा वो +10 होगा। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको +10 लेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं कि जो x के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो किस तरह से उसको इफेक्ट कर रहा होता है। सो x के साथ जो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा होता है नंबर, वो ये ग्राफ देखें, हमारे पास तीन फंक्शंस हैं हमारे पास यहाँ पे। y इज इक्वल टू साइन एक्स है, y इज इक्वल टू साइन 2x है, y इज इक्वल टू साइन 1/2x है। तो ये तीन फंक्शंस हमारे पास ग्राफ बने हुए हैं इनके। बेसिक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, उसका जो ग्राफ है वो रेड कलर में यहाँ पे आ रहा है। y ये ऐसे मूव करता जा रहा है, ये इसको हमने 4 पाई तक ग्राफ किया हुआ है। टोटली जो ग्राफ है 4 पाई तक इसको ग्राफ किया है। फिर दूसरा जो फंक्शन है ब्लू कलर में जो ग्राफ है वो साइन 2x का ग्राफ है। तो साइन 2x का ग्राफ जो है वो ऐसे मूव करता जा रहा है। इसको अगर बेसिक फंक्शन के साथ कंपेयर करें, बेसिक फंक्शन वाला जो ग्राफ है उसके साथ कंपेयर करो तो नंबर ऑफ लूप्स कम हो ज़्यादा हो गए हैं। तो बेसिक फंक्शन के अंदर हमारे जो टोटल लूप्स आए हैं वो 2 लूप्स कंप्लीट हुए हैं। बेसिक जो फंक्शन है उसमें हमारे 2 लूप्स कंप्लीट हुए हैं। लेकिन जो 2x वाला फंक्शन है उसमें 4 लूप्स कंप्लीट हो रहे हैं। उसमें देखें ये इस तरह करके एक लूप कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा लूप कंप्लीट हुआ, फिर तीसरा लूप कंप्लीट हुआ और फिर फोर्थ लूप कंप्लीट हुआ है। तो इसमें नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज हो गए हैं। तो इससे यहाँ से क्या समझ लगती है, जब नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज हो गए हैं तो पीरियड कम हो गया बेसिकली। क्योंकि आप देखें कि जो पहले आपका पीरियड वन लूप कंप्लीट हो रहा था वो 2 पाई एंगल में कंप्लीट हो रहा था। अब वही जो वन लूप है वो पाई में कंप्लीट हो रहा है। यहाँ से ऐसे ब्लू कलर वाला चला और ये पाई तक, तो पीरियड इसका कम हो गया। अगर हम दूसरे वाले फंक्शन को देखते हैं जो साइन 1/2x है, जो कि जिसका ग्राफ ग्रीन कलर में है, उसमें क्या हुआ है? उसमें ये हुआ है कि आपका ये ग्राफ चला, इसमें सिर्फ एक लूप कंप्लीट हुआ है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। जो फर्स्ट वन हमने किया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें क्या हुआ है, एक लूप कंप्लीट हुआ है। तो बेसिक जो फंक्शन था उसका उसका 2 लूप्स आ रहे हैं इस एंगल के अंदर। जो 2x वाला फंक्शन है उसमें 4 लूप्स आए हैं और जो 1/2x वाला फंक्शन है उसमें 1 लूप आया है। तो क्या चेंज हुआ है? बेसिकली पीरियड इफेक्ट हुआ है यहाँ पे। फंक्शन का जो पीरियड है वो इसमें इफेक्ट हो गया है। किस तरह से इफेक्ट हुआ है कि जैसे हमने x को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो पीरियड कम हो गया है। क्योंकि पहले यहाँ पे आपका पीरियड था 2 पाई, अब यहाँ पे पीरियड क्या हो गया, पाई हो गया, क्योंकि पाई में आपका वन लूप कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 4 पाई में एक लूप कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि एक लूप ही 4 पाई के अंदर आ रहा है। तो यहाँ से क्या समझ लगती है कि जो x के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो पीरियड को इफेक्ट कर रहा होता है। और यहाँ से हम फार्मूला बनाते हैं और फार्मूला ये होगा कि पीरियड ऑफ द न्यू फंक्शन वुड बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई बी। बी वो नंबर होगा जो हम x के साथ यहाँ पे एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो पीरियड ऑफ द न्यू फंक्शन, जो भी न्यू फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे उसका पीरियड क्या होगा, 2 पाई/b। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो न्यू फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन 2x। अगर हमारे पास ग्राफ नहीं है तो आप देखें कि यहाँ पे b की वैल्यू 2 है। तो हम अगर न्यू फंक्शन का इसका पीरियड फाइंड करना चाहें तो पीरियड इसका क्या होगा, इसका होगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखें 2 कैंसिल हो जाता है, न्यू फंक्शन का पीरियड पाई आ जाता है। और वही अभी हमने देखा है कि उसका न्यू फंक्शन का पीरियड पाई आ जाता है। दूसरा फंक्शन देखें y इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/2x। तो 1/2x में b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2 है, x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से p पीरियड इस फंक्शन का क्या बन जाता है, 2 पाई डिवाइडेड बाई 1/2। इसको 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 पाई बन जाएगा। इसका मतलब ये जो न्यू फंक्शन है हमारे पास 1/2x वाला, इसका पीरियड 4 पाई हो गया। तो यहाँ से ये समझ लगी कि जैसे अगर x के साथ नंबर बड़े वाला मल्टीप्लाई हो रहा है तो पीरियड कम होता जाता है, और अगर नंबर 1 से लेस वाला मल्टीप्लाई हो रहा है तो पीरियड क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है, बढ़ जाता है। सो आगे इसमें यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि b की जो वैल्यू है इट अफेक्ट्स द पीरियड बट इज नॉट द पीरियड। ये पीरियड एग्जैक्टली नहीं होता। अब प्रीवियस केस में जो ए था वो एग्जैक्टली एम्पलीट्यूड था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बी उसका पीरियड होगा, बट बी उसके पीरियड को अफेक्ट करेगा। और इसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि ये b इज इक्वल टू 2 पाई/b। इसी तरह से b की वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है। अगर हमें ग्राफ गिवन हो तो ग्राफ के थ्रू हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये 2 वे हमारे पास प्रोसेस है। सो साइन 3x अगर हमारे पास है तो पीरियड उसका क्या होगा, 2 पाई/3 होगा।
यहाँ पे हमने इनके पीरियड फाइंड करना है। बहुत इजी है क्वेश्चन ये, हमने सिर्फ b की वैल्यू देखनी है। सो इस फर्स्ट y इज इक्वल टू साइन 4x में साइन 4x, इसमें b की वैल्यू 4 है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई। सेकेंड पार्ट में y इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ 3x। अब थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आया है। देखिए ये 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका कोई रोल नहीं है पीरियड के साथ। हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि इसका रोल है एम्पलीट्यूड के साथ, तो हमने इसको डिस्कस नहीं करना, हमने सिर्फ अंदर वाले 3 को डिस्कस करना है। सो यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास है 3, तो इसका पीरियड क्या आ जाएगा? 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। सी पार्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2/3x। इसमें अगर आप देखें b की वैल्यू 2/3 है, तो पीरियड फिर इसका क्या आ जाएगा? 2 पाई डिवाइडेड बाई 2/3। सो 2 पाई मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास आ जाएगा 3 पाई। सो इस फंक्शन का पीरियड है 3 पाई। तो इस तरह करके पीरियड चेंज हो जाता है, और जो x के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो इस तरह करके उसके पीरियड का इफेक्ट आ रहा होता है। सो ये टेबल है, इसमें इसी ऊपर वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे पीरियड चेंज होता है। मैंने सारा इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि y इज इक्वल टू साइन 4x है, तो b की वैल्यू 4 है, तो पीरियड उसका ये आएगा। इस तरह से y इज इक्वल टू साइन 2 साइन 3x है, तो उसका पीरियड ये आएगा। इसी तरह से y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2/3x है, तो इसका पीरियड ये आएगा। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। सो अब हम देखते हैं कि जो x के साथ माइनस हो रहा होता है नंबर, वो ग्राफ को किस तरह से इफेक्ट करता है। साइन के अंदर जो x आ रहा है उसके साथ अगर कोई नंबर प्लस माइनस हो रहा हो, तो वो ग्राफ को किस तरह से इफेक्ट करता है। सो ये हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, इनके ग्राफ है हमारे पास। सो इसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके ग्राफ्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शंस। सो बेसिक फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स, और हमारा ग्राफ ड्रॉ किया गया 0 से 4 पाई तक। सो बेसिक फंक्शन के साथ इसका क्या रिलेशनशिप आया है? सो y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2। तो ये बेसिक फंक्शन हमारा फर्स्ट ग्राफ है। सेकंड जो है वो x प्लस पाई बाई 2 वाला ग्राफ है। तो सिर्फ हमने देखना है कि हॉरिजॉन्टल इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं। ये ग्राफ पहले 0 से 0 पे 0 आंसर दे रहा है, और फिर पाई पे 0 आंसर दे रहा है, मतलब पाई पे x एक्सिस को कट कर रहा है। अब ये ग्राफ कहाँ चला गया? अभी ये ग्राफ पाई बाई 2 पे x एक्सिस को कट कर रहा है, और जो पहले 0 पे कट कर रहा था वो पीछे माइनस पाई बाई 2 पे जाके कट कर रहा है। तो ग्राफ में क्या चेंजिंग आई है? ग्राफ में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट आया है, ग्राफ हॉरिजॉन्टली लेफ्ट पे मूव कर गया है। हॉरिजॉन्टली उसने लेफ्ट पे मूव किया है, मतलब उसने पूरा शिफ्ट किया है। और कितना मूव किया है? पहले पाई पे था वही पॉइंट, अब वो पाई बाई 2 पे चला गया। या इस तरह से देखें, पाई बाई 2 पे पहले इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी, अब वो 0 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो कितना मूव किया इसने? पाई बाई 2 पॉइंट्स लेफ्ट पे मूव किया इसने। उसके बाद अगर हम सी को देखते हैं, सी में हमने x माइनस 2 किया है, तो इसको अगेन अगर ऑब्जर्व इसके साथ कंपेयर करते हैं बेसिक फंक्शन के ग्राफ के साथ, तो बेसिक फंक्शन वाला जो ग्राफ है वो इसमें +2, मतलब ग्राफ आपका पहले x इक्वल टू 0 पे 0 आंसर दे रहा है, अब x इक्वल टू 2 पे 0 आंसर दे रहा है। जो आंसर उसका पहले 0 पे आ रहा था, अब उसका 2 पे वही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब जो ग्राफ है वो राइट पे मूव किया है, उसने लेफ्ट पे मूव नहीं किया, उसने ग्राफ में राइट पे मूव किया। और थोड़ी सी वर्टिकली चेंजिंग इसलिए आई है क्योंकि बाहर 5 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने उसको डिस्कस नहीं करना, हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल शिफ्ट को डिस्कस करना है। तो हॉरिजॉन्टल इस तरह से शिफ्ट हुआ है कि x इक्वल टू 0 पे 0 आंसर आ रहा था, अब 2 पे 0 आंसर आ रहा है। तो इसमें ग्राफ में राइट पे शिफ्टिंग हुई है। किस तरह से अब शिफ्टिंग हुई है? अगर हम इसको कंबाइन करते हैं, तो जब प्लस पाई बाई 2 हो रहा है, तो ग्राफ ग्राफ मूव्स टू द लेफ्ट, और जब -2 हो रहा है तो ग्राफ मूव्स टू द राइट। सो ये बेसिकली इन दोनों में फर्क है।
कि जब माइनस हो रहा है नंबर एक्स के साथ तो ग्राफ की मूवमेंट राइट पे होगी, और जब प्लस हो रहा है तो ग्राफ की मूवमेंट लेफ्ट पे होगी। और यही चीज़ें नीचे एक्सप्लेन की गई हैं कि π/2 पॉइंट्स वो लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ है और दूसरे केस में 2 यूनिट्स राइट पे शिफ्ट हुआ है। सो मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, जो इसमें एक्सप्लेन की गई है कि अगर x माइनस सी आ रहा होगा तो ग्राफ वुड मूव सी यूनिट्स टू द राइट, और अगर x प्लस सी आ रहा होगा ग्राफ वुड मूव सी यूनिट्स टू द लेफ्ट। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है इसमें कि आपका वर्टिकल शिफ्ट। सो वर्टिकल शिफ्ट जो लास्ट चीज़ हमने बेसिक फंक्शन में डिस्कस करनी है वो ये नंबर है जो कि साइन के बाहर प्लस या माइनस हो रहा होता है। तो इसका क्या इफेक्ट होता है? ये बेसिकली ग्राफ को वर्टिकली शिफ्ट करता है। अभी हम ग्राफ इन तीन फंक्शंस का देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स है, y इज इक्वल टू साइन प्लस 3x है, y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस डी माइनस 2 सॉरी। सो ये तीन इनके ग्राफ्स हैं। इनके साथ अगर हम इनको कंपेयर करते हैं सो y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है वो ये सबसे नीचे सबसे मिडिल में जो है ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। y इज इक्वल टू साइन प्लस 3x, सो सॉरी साइन एक्स प्लस 3। सो इसमें क्या हुआ है, ये जो बेसिक फंक्शन है इसका जो मिडिल लाइन है y इज इक्वल टू 0 है। इसका क्या हो गया, इसकी अगर मैं मिडिल लाइन को कंपेयर करता हूँ, इसकी मिडिल लाइन कहाँ पे आ गई है, y इज इक्वल टू 3 पे आ गई है। इसका मैक्सिमम पॉइंट 1 है, इसका मैक्सिमम पॉइंट 4 है, इसका मिनिमम पॉइंट -1 है, इसकी मिनिमम वैल्यू +2 है सॉरी। तो चेंजिंग किस चीज़ की आई है? अगर हम किसी एक चीज़ को कंपेयर कर लें, मैक्सिमम वैल्यूज़ को कंपेयर करें, मैक्सिमम वैल्यूज़ में शिफ्ट आ गया। कितना शिफ्ट आया? 3 पॉइंट्स का शिफ्ट आ गया। आप बेशक मिडिल लाइंस को कंपेयर कर लें, मिडिल लाइंस में भी क्या चेंजिंग आई है? 3 की चेंजिंग आई है। वर्टिकली ग्राफ अपवर्ड मूव कर गया, अपवर्ड आपने शिफ्ट कर दिया। इसी तरह से तीसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2। इसका बेसिक फंक्शन के साथ क्या चेंज आया है? इसकी y इज इक्वल टू 0 है बेसिक फंक्शन की, इसकी जो मिडिल लाइन है वो y इज इक्वल टू -2 है। इसी तरह से इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -3 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 है। अगर आप सिर्फ मिडिल लाइंस को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से क्या पता चलता है कि आपका ग्राफ 2 यूनिट्स डाउन मूव कर गया। 2 यूनिट्स डाउन आपका ग्राफ मूव किया। जैसे ही आपने -2 किया बाहर तो आपका जो ग्राफ है वो 2 यूनिट्स डाउन मूव कर गया। इसी तरह से जब आपने +3 किया तो आपका ग्राफ अपवर्ड मूव कर गया, और जब आपने -3 किया तो ग्राफ डाउनवर्ड मूव कर गया। सो इसमें जो ये प्लस डी हो रहा है, जो फंक्शन के बाहर नंबर प्लस हो रहा होता है या माइनस हो रहा होता है, ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है? इट अफेक्ट्स द वर्टिकल शिफ्ट और इट अफेक्ट्स द मिडल लाइन। दोनों एक ही चीज़ें हैं। मिडल लाइन अगर मूव करती है तो ग्राफ ऑटोमेटिकली मूव करता है। इसी तरह से वर्टिकल शिफ्ट का मतलब भी वही है कि ग्राफ अप या डाउन मूव करेगा, शिफ्ट होगा। सो ये जो +3 है या +d है इन जनरल फंक्शन के अंदर, ये इसके वर्टिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो यही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है कि d इज इक्वल टू 0 है तो मिडल लाइन y इज इक्वल टू 0 होगी। अगर d इज इक्वल टू 0 होगी तो मिडल लाइन y इक्वल टू 0 होगी। d इज इक्वल टू 3 है तो मिडल लाइन y इज इक्वल टू 3 है। d इज इक्वल टू -2 है तो मिडल लाइन -2 है। y इज इक्वल टू सो +2 हो या प्लस नंबर हो रहा हो तो ग्राफ अपवर्ड मूव करेगा, माइनस नंबर हो रहा हो तो ग्राफ डाउनवर्ड मूव करेगा। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अगर +d आ रहा हो तो ग्राफ मूव्स दैट यूनिट्स अप, और अगर -d हो रहा हो तो ग्राफ मूव्स डाउन। d आल्सो रिप्रेजेंट्स द मिडल लाइन। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि d जो है वो मिडल लाइन का रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट का क्या रिलेशनशिप है? मैक्सिमम हाइट ऑब्वियसली जो है एम्पलीट्यूड प्लस d, और मिनिमम हाइट जो है वो इक्वल टू होगा d माइनस एम्पलीट्यूड। सो इसमें हमारे पास फंक्शन को ग्राफ किए बगैर हमने बताना है कि इसका y इंटरसेप्ट क्या है और इसकी रेंज क्या है। और इसका y इंटरसेप्ट बेसिकली
इसका y इंटरसेप्ट तो y इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 0। जो ये वाला फंक्शन है, इसका y इंटरसेप्ट 12 है और इसका y इंटरसेप्ट -12 है, क्योंकि जो मिडिल लाइन होती है वही उसका y इंटरसेप्ट भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसको। वहीं पे ग्राफ ग्राफ उसी पॉइंट पे एक्स जो y एक्सिस है उसको कट कर रहा होता है। उसके बाद हमने मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट, बेसिकली रेंज बतानी है। रेंज का मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी। सो एम्पलीट्यूड तीनों का a है, सॉरी a इक्वल्स टू 1 है, तो फॉर a पार्ट maximum value is 0, 1 plus 0 which is 1, और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 plus 0, सॉरी 0 minus 1 -1, तो इसकी रेंज हो जाएगी -1 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू 1। पार्ट बी में चेंजिंग है, d की वैल्यू चेंज है, तो मैक्सिमम वैल्यू उसमें आ जाएगी 12 plus 0, 12 आ जाएगा, सॉरी 12 plus 1, क्योंकि एम्पलीट्यूड 1 है तो ये आ जाएगा 13, और इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 12 -1, तो ये आ जाएगा 11। तो इसकी जो रेंज है वो आ जाएगी 11 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू 13। सी पार्ट, सो इसमें d की वैल्यू -12 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी -12 + 1, जो कि आ जाएगी -11, और इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -12 -1, जो कि आ जाएगी -13। तो इसकी रेंज आ जाएगी -13 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू -11। सो अब सारी चीज़ों को अगर हम कंबाइन करते हैं, y इज इक्वल टू a sin ऑफ bx माइनस c प्लस d, तो इसमें सबसे पहले जो d की वैल्यू है दैट रिप्रेजेंट्स द मिडिल लाइन, और इसी के अकॉर्डिंगली ग्राफ अप डाउन मूव करता है। फिर उसके बाद जो a है दैट रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड, b पीरियड को अफेक्ट करता है, पीरियड को रिप्रेजेंट नहीं करता, पीरियड को अफेक्ट करता है। ये फॉर्मूला आपको फॉर्मूला शीट में गिवन होगा, इसी का ये दूसरी फॉर्म है ये फॉर्मूला। उसके बाद जो c है, c जो यहाँ पे आ रहा है दैट रिप्रेजेंट्स द हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, कि हॉरिजॉन्टली ग्राफ लेफ्ट पे मूव करेगा या राइट पे मूव करेगा। अब ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इंक्लूड द एम्पलीट्यूड, इक्वेशन ऑफ द मिडिल लाइन एंड सो ऑन। सो सबसे पहले अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है, तो एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू 3। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मिडिल लाइन +0 आ रहा है, तो d की वैल्यू यहाँ पे 0 है, सो मिडिल लाइन इसमें आ जाएगी y इक्वल्स टू 0। देन रेंज, रेंज के लिए हम इनकी मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट देखते हैं। सो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू d प्लस a, d इज 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। उसके बाद मिनिमम हाइट इसकी d माइनस a, सो 0 -3 इज इक्वल टू -3, सो इसकी रेंज आ जाती है -3 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू 3। उसके बाद पीरियड हमने देखा था कि जो x के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पीरियड को अफेक्ट करता है। सो इसमें हमारे पास x के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो b की वैल्यू 2 है, सो पीरियड p इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई ओवर b, सो 2 पाई ओवर 2, सो इसका पीरियड आ जाता है इस फंक्शन का पाई। उसके बाद हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल शिफ्ट की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की अगर हम बात करें
C is equal to minus pi by 2 है, so there is a horizontal shift of pi by 2 units to the right. There is no vertical shift because हमारे पास d की वैल्यू 0 है. And that's it. इस फंक्शन में अगर हम देखते हैं, इसमें हमारे पास सबसे पहले एम्पलीट्यूड की बात करते हैं. तो एम्पलीट्यूड इस केस में हमारे पास a की वैल्यू 2 आ रही है, तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2. a is equal to 2. Then equation of the middle line. So d की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो d is equal to 1. That means इसमें equation of middle line is y equals to 1. उसके बाद रेंज. So maximum value is equal to d plus a. d is 1 plus 2, this gives us 3. उसके बाद minimum value d minus a, 1 minus 2, which is minus 1. So range is equal to minus 1 is less than or equal to y is less than or equal to 3. क्योंकि d की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, तो देयर इज अ वर्टिकल शिफ्ट. देयर इज अ वर्टिकल shift of 1 unit up. देन हम देखते हैं कि x के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि b की वैल्यू है. सो b की वैल्यू 4 है, तो ये पीरियड पे इफेक्ट करेगी. सो पीरियड इज इक्वल टू 2 pi over b, that means 2 pi over 4. So period is equal to pi by 2. There is no horizontal shift. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने ग्राफ से इक्वेशन ऑफ द फंक्शन फाइंड करनी है. सो इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पहले डिस्कस कर ली हैं कि कौन सी सिचुएशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है. सो मिडिल लाइन सबसे पहले अगर हम फाइंड कर लें, तो मिडिल लाइन से हम एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, और दूसरी तरफ से अगर हम पीरियड फाइंड कर लें तो उसके थ्रू हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सबसे पहले उसने खुद मेंशन किया है कि d की वैल्यू फाइंड करें. d मीन बेसिकली मिडिल लाइन. जब d वैल्यू मिल सकती है तो फिर उसके बाद हमें एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, और a और d की वैल्यू फ़ौरन से हमें मिल सकती है. उसके बाद अगला काम ये है कि आप उसका पीरियड फाइंड करें. पीरियड के लिए आप देखें कि उसका वन लूप कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है. जितने एंगल में वन लूप कंप्लीट हो रहा है वो उसके पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा. जब पीरियड मिल जाता है तो फिर हमें ऑटोमेटिकली उसके साथ ये भी मिल जाता है कि उसका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल शिफ्ट कितना आ रहा है. सो ये है कुछ टिप्स इसमें, जिसके थ्रू हम ग्राफ गिवन हो तो उसके थ्रू हम फंक्शन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. सो ये हमारे पास ग्राफ गिवन है. इस एग्जांपल में हमने डिफरेंट क्वांटिटीज इसमें बतानी है कि इसमें कौन कौन सी आ रही हैं. सो सबसे पहले इसमें मिडिल लाइन की बात करते हैं. सो मिडिल लाइन, इसकी मिड लाइन जो है वो इसका हाफ लूप कहाँ तक आ रहा है. इसका जो हाफ लूप है वो यहाँ तक आ रहा है. आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि ग्राफ यहीं तक इसकी एक लूप ऊपर आ रहा है और एक लूप कम नीचे आ रहा है. या अगर आप इसको दूसरे वे में फाइंड करना चाहें, हमने एक फार्मूला पहले डिस्कस किया था कि मिडिल लाइन कैसे फाइंड कर सकते हैं. मिडिल लाइन इज मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई 2. सो इसमें
ग्राफ में अगर आप देखें तो मैक्सिमम वैल्यू 5 है और मिनिमम वैल्यू -3 है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2, 5 -3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाता है 2/2, जिस गिव्स ऑन 1। तो d की वैल्यू 1 है बेसिकली, y इज इक्वल टू 1 इज द मिड लाइन। उसके बाद एम्पलीट्यूड, मिड लाइन मिल जाए तो फिर एम्पलीट्यूड फाइंड करना तो मुश्किल नहीं है, आप दूसरा फॉर्मूला इस तरह का भी यूज़ कर सकते हैं। सो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, सो 5 -3 डिवाइडेड बाई 2, सो ये हो जाता है 8/2 विच गिव्स अस 4। सो ए की वैल्यू इस फंक्शन के लिए 4 है। उसके बाद पीरियड की बात करें तो पीरियड मैक्सिमम जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट हो रही हैं, ये एक मैक्सिमम वैल्यू है, फिर दूसरी कंसेक्यूटिव जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है। तो इसके दरमियान में एंगल देख लें कि कितना कवर हुआ है। अब यहाँ पे क्योंकि एंगल मेंशन नहीं है उस तरह से, तो फिर हम इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेते हैं कि जो मिडल लाइन के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। ये देखिए मिडल पॉइंट के साथ मिडल लाइन के साथ इंटरसेक्शन यहाँ पे आ रहा है और उससे पहले यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा हाफ लूप इसमें कंप्लीट हो रहा है। पूरा लूप कंप्लीट कहाँ पे हो रहा है? 2π/3 एंगल पे जाके, वहाँ पे कितना एंगल है 2π/3 पे। सो ये हमारे पास एक पूरा लूप इसका कंप्लीट हुआ है यहाँ से यहाँ तक। इस लूप को कंप्लीट करते हुए एंगल कितना मिला है? इस लूप को कंप्लीट करते हुए एंगल जो कवर किया है वो 2π/3 है। तो इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा? वो होगा 2π/3 और ये हमने ग्राफ से बताया। उसके अलावा अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की बात करें तो इसमें हॉरिजॉन्टल शिफ्ट नहीं आया, सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच आया है जो पीरियड की फॉर्म में आया है। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट नहीं आया क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू 1 आ रही है, जो कि उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि वो वर्टिकल शिफ्ट आया है। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इसके अंदर नहीं आया, इसमें कोई ग्राफ के अंदर मूवमेंट नहीं हुई, जो इसका इंटरसेप्ट है वो चेंज नहीं हुआ। तो ये ग्राफ में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट नहीं है, नो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। नेक्स्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफ भी गिवन है और फंक्शन भी गिवन है। सो मीडियन लाइन की अगर हम बात करते हैं तो मीडियन लाइन इसमें फार्मूला से फाइंड कर लें बेशक। सो मिड लाइन इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू इसमें 4 है और मिनिमम वैल्यू -4 है। तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम 4 -4 divided by 2 which gives us 0/2 which is 0. So middle line is y equals to 0. So basically इसमें x एक्सिस ही मिडल लाइन बन रही है। अगर x एक्सिस मिडल लाइन है तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, ये वाली वर्टिकल लेंथ, ये इसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो एम्पलीट्यूड इसका आ जाता है 4, तो एम्पलीट्यूड आ गया 4। उसके बाद बी की वैल्यू आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि बी की वैल्यू 1 आ रही है। बी की वैल्यू 1 है तो पीरियड अगर हम फाइंड करना चाहें तो पीरियड हो जाएगा 2π डिवाइडेड बाई बी। सो 2π/1 विच इज़ 2π। सो इसका पीरियड आ जाएगा 2π। उसके बाद हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की बात करें तो x के साथ कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इसके अंदर नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट फंक्शन सबसे पहले अगर हम इसमें मिडल लाइन की बात करें, सो मिड लाइन इसमें है 1 और -3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा -2/2 गिव्स अस -1। तो y इज इक्वल टू -1 इज द मिड लाइन। आप ग्राफ में भी इसको देख सकते हैं कि ये इसकी मिड लाइन है। फिर इसके बाद इसके एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड इसका यहाँ पे पड़ा है, एम्पलीट्यूड इसका हो जाएगा 2। फिर उसके बाद इसके पीरियड की बात करें, अगेन देखें x के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो इसका पीरियड वही होगा जो वहाँ पे आएगा। बी की वैल्यू 1 है तो पीरियड इसका सेम रहेगा, पीरियड चेंज नहीं होगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की बात करें तो नो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, क्योंकि एक्स के साथ कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा, ना एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ना एक्स के साथ कुछ प्लस माइनस हो रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल शिफ्ट नहीं हुआ। तीसरे फंक्शन में अगर हम बात करें, तीसरे फंक्शन में सबसे पहले देखें मिड लाइन की अगर हम बात करें तो मिड लाइन इसमें मैक्सिमम वैल्यू 2 है, मिनिमम वैल्यू -2 है, तो 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2, so 0 over 2 which is 0, so middle line is y equals to 0। वैसे भी आप देख सकते हैं कि इसमें +0 हो रहा है तो मिडिल लाइन इसकी 0 होगी। उसके बाद एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड इसमें 2 आ रहा है, ये ए की वैल्यू है। बी की वैल्यू की बात करें तो बी वैल्यू इसमें 1 है, क्योंकि एस के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पीरियड भी इसका 2 पाई रहेगा। अब पीरियड 2 पाई है, लेकिन ग्राफ के अंदर अगर आप देखें या इस फंक्शन को भी देखें, दोनों तरह से हमें पता चल रहा है कि ग्राफ के अंदर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आई है। यानी जो बेसिक फंक्शन का ग्राफ है वो पाई से इस एक्स एक्सिस को कट करता है, लेकिन ये ग्राफ जो है वो लेफ्ट पे मूव कर गया है, इसने पाई पे कट नहीं किया, इसने उससे थोड़ा पीछे मतलब हाफ एंगल उससे कम कम कट किया है, और वो वैल्यू हम यहाँ पे भी मेंशन है कि पाई/4 है। तो ग्राफ के अंदर यस देयर इज अ हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, क्योंकि प्लस पाई/4 हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये लेफ्ट में मूव कर गया है। हमने एक्स की केस में डिस्कस किया था, अगर प्लस हो रहा हो तो ग्राफ लेफ्ट में मूव करता है, अगर माइनस हो रहा हो तो ग्राफ राइट पे मूव करता है। नेक्स्ट, इसमें अगर आप देखें सो इसमें हमारे पास मिड लाइन सबसे पहले, सो मीडियन लाइन इसमें है मैक्सिमम वैल्यू -1, मिनिमम वैल्यू -3 divided by 2, तो -4 over 2 which is -2, so middle line is y equal to -2, और यही d की वैल्यू भी मेंशन है। उसके बाद एम्पलीट्यूड इसका 1 होगा, क्योंकि साइन के साथ बाहर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। b की वैल्यू 2 है तो पीरियड चेंज होगा, सो पीरियड अगर हम इसका फाइंड करें तो 2 पाई डिवाइडेड बाई b, 2 पाई ओवर 2 विच इज़ पाई, सो पीरियड इसका पाई आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इसके अंदर कुछ नहीं मेंशन किया गया तो नो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। पीरियड अगर ग्राफ से फाइंड करना चाहें तो ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें मुश्किल होगा। ये हमारे पास मिडिल लाइन है, मिडिल लाइन के साथ कटिंग पॉइंट देखें तो ये कटिंग पॉइंट है और 0 पे कटिंग पॉइंट है, तो हॉरिजॉन्टली कितना एंगल कवर किया है एक लूप कंप्लीट करने के लिए, पाई का एंगल कवर किया, तो इसलिए इसका जो पीरियड होगा वो पाई होगा। दूसरे फंक्शन की अगर हम बात करें तो दूसरे फंक्शन में सबसे पहले मिड लाइन वैसे हमारे पास d की वैल्यू 1 है तो मिड लाइन 1 ही होगी, इसमें मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, y इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास जो बाहर नंबर प्लस हो रहा है वो 1 है तो मिड लाइन उसकी 1 होगी। एम्पलीट्यूड इज 4, क्योंकि जो बाहर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 4 है तो इसका एम्पलीट्यूड 4 होगा। b की वैल्यू 3 है, दैट मीन्स पीरियड चेंज होगा, सो पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 3, बस यही इसका आंसर होगा, सो 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। सो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल शिफ्ट नहीं है। नेक्स्ट फंक्शन, इसमें मिडिल लाइन देखें +0 हो रहा है तो मिडिल लाइन इसमें y इज इक्वल टू 0 होगी। a की वैल्यू 5 है तो एम्पलीट्यूड इसका 5 होगा। b की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो b की वैल्यू 1 होगी, जहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता वहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो अगर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, पीरियड 2 पाई रहेगा। बट ग्राफ में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट आया है, आप देखेंगे जो बेसिक ग्राफ है वो y इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे कट करके ऐसे जाता है, लेकिन ये वाला जो ग्राफ है ये x इक्वल टू 2 पे कट करके जा रहा है, फिर आगे 5 पे जाके 5 से थोड़ा आगे जाके कट कर जा रहा है, फिर आगे
8 पॉइंट समथिंग पे जाके कट कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट आया है ग्राफ के अंदर। सो आप इसमें फंक्शन के अंदर भी देख सकते हैं कि ग्राफ जो फंक्शन है उसके अंदर भी -2 आ रहा है। सो हम इसमें क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ 2 यूनिट्स टू द राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, इसमें हमने टेबल कंप्लीट करना है। सो सबसे पहले मिडिल लाइन या वर्टिकल शिफ्ट, अब इसमें देखें कि हमारे पास +0 हो रहा है, तो इसमें मिडिल लाइन कोई नहीं होगी। सो मिडिल लाइन हम इसमें कहेंगे y = 0, कोई वर्टिकल शिफ्ट नहीं है इसमें। एम्पलीट्यूड a की वैल्यू 3 है, तो एम्पलीट्यूड = 3। b वैल्यू इसमें 1 आ रही है, तो b = 1। पीरियड 2π रहेगा। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट नो। इसमें अगेन y की वैल्यू 0 है क्योंकि ओवरऑल +0 हो रहा है। फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड इसमें 5 है क्योंकि बाहर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। b की वैल्यू 1 है, तो पीरियड 2π रहेगा। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट यस क्या हुआ है, 5 यूनिट्स, सॉरी 2 यूनिट्स टू द राइट, 2 यूनिट्स टू द राइट, क्योंकि -2 हो रहा है तो राइट पे ग्राफ मूव करेगा। इसमें हॉरिजॉन्टल शिफ्ट यस हुआ है, y = -5 मिडल लाइन है इसकी, तो इसमें वर्टिकल शिफ्ट सॉरी हुआ है। a की वैल्यू 7 है, पीरियड में कोई चेंजिंग नहीं है। b की वैल्यू 1 है, पीरियड 2π है। नो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। उसके बाद इस क्वेश्चन में y की वैल्यू -8 इज द मिडिल लाइन, क्योंकि -8 यहाँ पे आ रहा है। एम्पलीट्यूड इसमें 1 होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे बाहर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद b की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू अगर चेंज हुई है तो पीरियड भी चेंज होगा, तो पीरियड इस केस में आ जाएगा 2π / 7, तो ये हो जाएगा 2π / 7। नो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्योंकि x के साथ कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो नो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, एम्पलीट्यूड इसमें 9 है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये देखना है कि x किस तरह से हमने रिप्रेजेंट करना है। फंक्शन जो हमारा बेसिक रिप्रेजेंट किया गया था वो ये था a sin ऑफ b × x + c, और इस तरह करके लिखा गया था। तो अब इस फंक्शन को भी हमने इसी तरह से एक्सप्रेस करना है। 9 sin ऑफ 3 कॉमन लेना होगा। 3 जब हम कॉमन लेंगे तो 3 अंदर जाके डिवाइड होगा उसके साथ। सो 1.6 को अगर हम 3 के साथ डिवाइड करते हैं, सो 1.6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये काइंड ऑफ 8/15 टाइप आंसर आ जाता है। वैसे तो डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल में भी लिखा जा सकता है इसको 8/15। अब अगर हम इसमें b की वैल्यू देखते हैं तो b की वैल्यू तो उसी तरह से 3 आ रही है, और पीरियड इसका आ जाएगा 2π/3। बेसिकली मैंने इसमें सेपरेट करना था कि इसमें हॉरिजॉन्टल शिफ्ट किसने का आ रहा है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 8/15 का आ रहा है। सो यस, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ 8/15 टू द लेफ्ट, क्योंकि प्लस हो रहा है तो ग्राफ लेफ्ट में मूव करेगा, राइट में मूव नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए हमारे पास ग्राफ गिवन है, हमने यहाँ पे एम्पलीट्यूड बताना है डायनासोर ए और डायनासोर बी की डिफरेंट जो की मूवमेंट है इन द वाटर, उसको रिप्रेजेंट किया गया है, सॉरी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया गया है।
और टाइम आपको टी रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो सबसे पहले एम्पलीट्यूड फॉर बोथ डायनासोर्स हमने बताना है। सो इसके लिए हमें इनकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देखनी होगी। मैक्सिमम वैल्यू जो डायनासोर ए की है वो है सो फॉर ए, इसको मैं इसी ग्राफ के ऊपर सॉल्व करता हूँ। फॉर ए एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू इसकी 30 है और इसकी मिनिमम वैल्यू 18 है, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 18 divided by 2. So 30 plus 18 is 48. 48 divided by 2 is 24. So A is equal to amplitude is 24. B की अगर हम बात करें उसमें A की वैल्यू, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू 24 है और मिनिमम वैल्यू इसकी 20 है divided by 2. So 24 plus 20 divided by 2 44 divided by 2 which is 22. So इसका एम्पलीट्यूड 22 है और उसका 24 है। ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं? सो इसका बेसिकली बता रहा है कि मैक्सिमम चेंज कितना आ रहा है इसकी फ्लक्चुएशन में, बॉडी टेम्परेचर में कितना मैक्सिमम चेंज आ रहा है, और ये बता रहा है उसी तरह से बॉडी टेम्परेचर में मैक्सिमम चेंज कितना आ रहा है। जो उसका मिडिल लाइन से मैक्सिमम तक उसका टेम्परेचर में चेंज कितना आ रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेट द मीडियन वैल्यू फॉर बोथ डायनासोर्स। सो मीडियन वैल्यू अगर हम इसकी बात करें, ए की बात करें, तो ए के लिए जो मीडियन वैल्यू होगी डी इज इक्वल टू 30 minus 18 divided by 2. So 30 minus 18 is 12 divided by 2, which is wait थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ये बेसिकली यहाँ पे माइनस करना है हमने एम्पलीट्यूड के केस में, और पीरियड इसके केस में मिडिल लाइन के केस में हमने प्लस करना है। सो यहाँ पे माइनस होगा तो ये हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे भी हमने इनको माइनस करना है। सो 30 माइनस 18 12 डिवाइड बाई 2 6 आ जाएगा। सो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैक्सिमम चेंज कितना आया उसके अंदर। इसका आ जाएगा 24 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाता है 4/2। इसका सिंपल आंसर आ जाता है a इज इक्वल टू 2। उसके बाद मिडिल लाइन की बात करें, 30 प्लस 18 इज 48 divided by 2, so 24 divided by 2, which is 22. Sorry, just 24 आंसर आएगा। 48 divided by 2 is 24. So 24 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका ऑन एवरेज मिडिल में कितना टेम्परेचर आ रहा है, या आप कह लें कि एवरेज कितना टेम्परेचर रहा है उसका ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। इसी तरह से पार्ट और जो डायनासोर बी है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो उसमें जो मिडिल लाइन है वो आ जाती है 24 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। सो ये 44 डिवाइडेड बाई 2 तो 22। तो इसमें अगेन ये एवरेज टेम्परेचर कह लें या मिडिल टेम्परेचर या मिनिमम, जो मिडिल में टेम्परेचर है वो कितना आया उसका। रेंज आपको क्लियरली वहां से नजर आ रही है कि ग्राफ के अंदर में रेंज उसकी क्या क्या आ रही है। फॉर ए के लिए जो रेंज है टेम्परेचर की वो है मिनिमम 18 है, 18 इज लेस देन आर इक्वल टू टेम्परेचर
t is less than or equal to 30 और b के लिए मिनिमम टेम्परेचर 20 है, less than or equal to t is less than or equal to 24. Next question. हमने ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करनी है यहाँ पे, सॉरी बी नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब पीरियड में कोई चेंजिंग नहीं आई। सो सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट्स हमें गिवन है तो उसके थ्रू हम ए और डी की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। सो अगर हम ए की वैल्यू फाइंड करना चाहें, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, सो ये आ जाता है मैक्सिमम वैल्यू इसमें 37 है, मिनिमम वैल्यू 5 है, डिवाइडेड बाई 2, 37 माइनस 5 है 32 over 2 is 16, तो a की वैल्यू 16। इसके बाद d की वैल्यू इसमें फाइंड करना चाहें तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, सो मैक्सिमम वैल्यू 37, minimum value 5 divided by 2, so which is 42 divided by 2, which is 21. so ये हमने 21 इसका आंसर दे दिया है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास है when rotating the conductor in a plant generator is rotated past two magnetic poles, the height of a point on the tip of the rotating conductor can be modeled with respect to theta. The rotation produces a sine wave as shown below. So if rotating the conductor with a larger radius is used, the new sine waves period will increase, period will decrease, amplitude will increase, amplitude will decrease. Wait, with a larger radius अगर हम इंक्रीज करेंगे इसका तो ऑब्वियसली जो बेसिकली ये मूविंग कंडक्टर है, ये रोटेटिंग कंडक्टर है, इसकी जब हम रेडियस इंक्रीज करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएगा, तो आप देख सकते हैं इसके साथ इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू अटैच्ड है और मिनिमम वैल्यू इसके साथ अटैच्ड है। तो जैसे जैसे इसका हम रेडियस चेंज करेंगे तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होगा, एम्पलीट्यूड बेसिकली इंक्रीज होगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये सर्कल अगर थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है तो बड़ा करने से उसका जो उधर से मैक्सिमम वैल्यू है ग्राफ की वो चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो रोटेटिंग कंडक्टर है उसका रेडियस इंक्रीज करने से इफ रोटेटिंग कंडक्टर विद लार्जर रेडियस, सो लार्जर रेडियस होगा तो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है the graph of sine of has been transformed to this function. The partial graphs are given. A single parameter and the function is changed to this one. So the change can be described as the parameter I having a value of this. अच्छा, so basically अगर हम इसके साथ इस फंक्शन के साथ कंपेयर करते हैं, हमारे पास ये फंक्शन है y is equal to sin of x minus पाई बाई 2 प्लस 2, और दूसरा जो हमने फंक्शन इसके साथ कंपेयर करना है वो है y साइन ऑफ b इंटू एक्स माइनस सी प्लस डी। तो आप सिंपल यहाँ पे कंपेयर करें, a की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू 1 है, उसके बाद b की वैल्यू भी 1 है, तो ग्राफ के अंदर ये चेंजिंग तो नहीं करेंगे ये दोनों वैल्यूज, क्योंकि बेसिक फंक्शन की भी हुई है तो इसकी वजह से चेंज नहीं आएगा। c की वैल्यू क्या है, ये चेंज हुई है, 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ और है, तो इसलिए इसके अंदर चेंज आया, तो c की वैल्यू पाई बाई 2 और d की वैल्यू 2।
इसकी वजह से ग्राफ के अंदर चेंज आया इन दो वैल्यूज की वजह से। सो सी की वैल्यू π/2, एक ये करेक्ट ऑप्शन है। और इसके अलावा कुछ नहीं मेंशन। तो पैरामीटर एज अ पैरामीटर सी एंड डी हैविंग अ न्यू वैल्यू ऑफ, सी की न्यू वैल्यू क्या है, π/2 है, और डी की न्यू वैल्यू क्या है, 2 है। तो इस तरह करके इन वैल्यूज ने ग्राफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया, एंड दैट्स इट।